वो काम किस तरीके से करेगा और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ फिट करेगा, पीपीआर कहाँ पे होगा, पीवीसी कहाँ पे होगी, जीआई की फिटिंग कहाँ पे होगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिन्हास में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे प्लम्बर और प्लम्बर वर्क के बारे में कि बिल्डिंग के अंदर प्लम्बर और प्लम्बर वर्क दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अहम हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ है, प्लम्बर वर्क तभी होगा जब प्लम्बर आपके पास मौजूद होगा। और प्लम्बर का इंतखाब आपने बड़ी ही समझदारी से, बड़ी ही सर्वे के बाद आपने करना है, क्योंकि प्लम्बर आपकी बिल्डिंग के अंदर बहुत बुनियादी हैसियत रखता है। इसके लिए सबसे पहले कोशिश ये करें कि अगर किसी दोस्त रिश्तेदार ने अगर वो काम करवाया हुआ है तो आप जो है ना अगर वो मुतमईन है, उनका काम उसने ठीक किया हुआ है, तो फिर उसी बंदे का आप इंतखाब करें। क्योंकि आप नए मकान बनाने वाले हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको एक अच्छा बंदा मिले। और अच्छा बंदा मिलने के लिए या तो यह कि पहले आप 1-2-3 तजर्बे करें। उस पर तजर्बे करना मकान पे बहुत ही ख़तरनाक है, और प्लम्बर के काम में तो इंतहाई ख़तरनाक है कि अगर प्लम्बर आपके मकान में काम में गड़बड़ कर गया है तो आपका पूरा घर डैमेज भी हो सकता है, सेम ज़्यादा हो सकता है, इवन कि वो गिरने की पोजीशन में भी आ सकता है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि जब भी प्लम्बर का काम करें, अगर कोई जानने वाला बंदा है तो उसके थ्रू अगर आपको रेफरेंस से मिल गया है तो अच्छी बात है। बसूरत दीगर आप किसी अच्छी सेंटरी की दुकान पे जाएं और वहाँ से उनसे कोई अच्छा काम करने वाला बंदा आप अपने घर के लिए लें, अगर आप मकान की तामीर करना चाह रहे हैं तो। एक से ज़ायद प्लम्बर अपनी साइट पर विज़िट कराएँ। अगर आपके पास प्लम्बिंग का जो मैप है, प्रॉपर स्केच बना हुआ है कि कौन से जगह पे कहाँ पे पानी का पाइप आएगा और कहाँ पे पानी के अलावा पीवीसी की फ़िटिंग आएगी, कहाँ पे जीआई की फ़िटिंग आएगी, वो एक जो अच्छा आर्किटेक्ट होता है वो प्रॉपर जो है बना कर देता है आपको स्केच हर एक चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी का और प्लम्बिंग का भी। तो उसको दिखाइए, ताकि वो सबसे पहली बात यह है कि उसको नक्शे की समझ होनी चाहिए, और उससे आप खुद भी समझने की कोशिश करें कि वो काम किस तरीके से करेगा और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ फिट करेगा, पीपीआर कहाँ पे होगा, पीवीसी कहाँ पे होगी, जीआई की फ़िटिंग कहाँ पे होगी। इसके बाद जो सबसे अहम पॉइंट होगा, आपने प्लम्बर का इंतखाब कर लिया, अभी उसके साथ आपने बैठकर रेट तय करना है कि आप मुझसे टोटल कितने पैसे लेंगे, और पर बाथ और पर किचन। बिलफर्ज आपका 5 मरले का घर है, उसमें 3 नीचे बाथ हैं, 3 ऊपर हैं, 2 किचन हैं और एक ऊपर आपकी मुमटी के साथ आपने एक छोटा सा वाशरूम बना दिया है बतौर सर्वेंट यूज़ के लिए। तो टोटल आपके यानी आगे 6 और एक 7 बाथ आ गए और 2 किचन आ गए। या ऊपर अगर आप छोटू सा एक किचन भी दे देते हैं तो उसके लिए वो जो फिटिंग वगैरह करेगा, तो एक छोटा मिनी किचन हो गया, 2 प्रॉपर किचन हो गए, एक छोटा बाथरूम हो गया, 3 और 3 6, 3 ग्राउंड पे, 3 फर्स्ट फ्लोर पे आपके बाथ हो गए, 6 बाथ हो गए टोटल। तो इनका जो टोटल फिटिंग का वो टोटल 100% काम करके इंटरनल और एक्सटर्नल, तो वो कितने पैसे लेगा। इसमें एक चीज़ बहुत ही आम होती है जो कि बाद में मालकान की और कारीगरों के बनता है दरमियान तनाज़ा, कि वो कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि वो हिडन रखते हैं, उसके बारे में आपको आगाही नहीं देते कि ये इस काम में शामिल है या नहीं है। ये बड़ा ही ख़ास इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बाद में लोगों के लिए आपस में लोगों की ना, कारीगरों की और मालकान की आपस में गर्मी सर्दी हो जाती है। तो इस चीज़ को भी आपने क्लियर कर देना है कि मिसाल के तौर पर उसका कुछ काम ऐसे होंगे जो घर से बाहर के वाले करने वाले होंगे, मतलब आपकी जो घर की हदूद है उससे बाहर, मसलन घर के अंदर तो वो जो सीवरेज लाइन है उसको वो कर देगा खुदाई करके, तो वो उसी अपने खाते में रखेगा। लेकिन जो घर से बाहर अगर बिलफर्ज आपकी 5 फुट 10 फुट 20 फुट, बाज़ दफ़ा होता है कि सीवरेज जो जहाँ से अंडरग्राउंड उसने पाइप डाल के लेके जाना है मेन सीवरेज तक, तो वो थोड़ा दूर होता है, मसलन 20 फुट 30 फुट 40 फुट 50 फुट के फासले पे है। तो वो फिर बाद में आपसे कहेगा कि ये खुदाई आप करवा दें, या इसके तो मैं अलग से पैसे लूँगा, 30,000 रुपये लूँगा, 50,000 लूँगा, 20,000 लूँगा। तो आपने जब भी ये काम करना है तो उससे इस चीज़ के बारे में क्लियर कर लेना है कि ये काम भी मेन सीवरेज, खुदाइयाँ और इंटरनल फिटिंग, एक्सटर्नल फिटिंग, हर एक चीज़ तुम्हारे ज़िम्मे है। तुमने हमको पानी चला कर फाइनल
जब मिस्त्री टाइलें वगैरह लगा लेगा, फाइनल फिटिंग करके हमें देकर जाना है। एक चीज़ आपने ये तय करनी है उसके साथ, और ताकि आपको भी पता हो कि टोटल मेरे इतने पैसे बनेंगे। इस सूरत में जब उसके साथ आप बात करेंगे तो वो आपको क्लियर बता देगा। बिलफर्ज वैसे आपको वो बताता है कि मैं 1 लाख रुपया लूँगा, फिर वो आपको क्लियर बता देगा कि मैं 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 रुपया इतना लूँगा। अगर वो अभी आप ये चीज़ क्लियर नहीं करते तो बाद में उसने आपके साथ लाजमी जो है ना वो बना लेना है, बदमज़गी पैदा होगी और फिर आप उससे बदज़न होंगे और वो जो है ना आपके बारे में बदगुमान हो जाएगा। तो आपके बारे में खैर उसका बदगुमान होना बनता नहीं है, क्योंकि आप तो नए बंदे हैं, आपने तो कभी काम करवाया नहीं है। लेकिन ये लोग होते हैं खिलाड़ी, तो इनका यही काम होता है कि अभी कम पैसे बताओ और इसके जो है ना काम इससे ले लो, इस बंदे से घर के अंदर दाखिल हो जाओ। उसके बाद फिर ना ये हमें छोड़ने के काबिल होगा और ना ही कोई और नया कारीगर रखने के काबिल होगा, क्योंकि नया कारीगर आप रखेंगे तो वो आपका ही नुकसान है, उसमें प्लम्बर का कोई ख़ास नुकसान नहीं होता। एक तो ये चीज़ है, और दूसरा ये है कि आपने उससे पेमेंट का शेड्यूल भी सेट करना है कि आप मुझे, और ये जितना भी आपका होगा फाइनल आपकी अंडरस्टैंडिंग वो सारी एक पेपर पर लिखनी है कि ये काम होगा, और टोटल इन्होंने हमें सीवरेज तक हमारा जितना भी खुदाइयाँ और पाइप वगैरह हैं वो सारे डाल कर देने हैं। अगर मटेरियल आपने लेके देना है तो उसमें ये भी लिख दें कि मालिक मटेरियल लेके देगा, और अगर मटेरियल उसके ज़िम्मे है तो ये हो कि ये फ़लाँ बंदा जो है वो प्लम्बर, इसके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है और ये मटेरियल लेगा, और इस फ़लाँ कंपनी का माल फ़लाँ चीज़, PPR में फ़लाँ कंपनी, PVC में फ़लाँ कंपनी, GI में फ़लाँ कंपनी का माल होगा। और जो है ना ये चीज़ बतानी लिखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं है क्योंकि तो वो हल्का माल लगा देगा। बिलफर्ज जहाँ पे उसको 70,000 रुपये का माल लगाना चाहिए या 50,000 का लगाना चाहिए, वो 30-40 वाला लगा देगा, 35 वाला, 5-10-15,000 रुपया वहाँ से बचाने की वो कोशिश करेगा, लेकिन उससे आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। सबसे बेहतरीन और मौजूद तरीका यह है कि आप मटीरियल हमेशा खुद लेकर दें, मटीरियल कभी भी कारीगर के ज़िम्मे ना रखें, और पेमेंट का शेड्यूल लाजमी सेट कर लें। और जब वो काम ख़त्म कर चुके तो 20 से 25% पेमेंट उसकी बकाया होनी चाहिए आपके पास। आप एंड में तमाम काम चेक करके 1, 2, 3 दिन तमाम पॉइंट्स को तसल्ली के साथ चेक करें, मोटर वाले पॉइंट्स को, वाशरूम के पॉइंट्स को, बेसन के पॉइंट, वाशरूम की जो सीट है उसके पॉइंट, बाथ शावर वाले पॉइंट्स, इन जितने पॉइंट्स उसने दिए हैं उनको ऊपर टैंकी से पानी खोल कर तसल्ली के साथ चेक करें। अगर बिलफर्ज वहाँ से 1, 2 दिन 3 दिन उसको पेमेंट उसकी रोकें आखिर में। अगर बिलफर्ज वो करता है, जल्दी करता है, तो उसे बताएं कि 1, 2, 3 दिन सब्र करो, तो हम सारी लीकेज वगैरह चेक कर लें, उसके बाद फिर आपको पेमेंट देंगे। और अगर इस लीकेज के इस दौरान 2-3 दिन में आप डीपली ऑब्ज़र्व करें, दिन में कम से कम 1 से 2 दफ़ा लाजमी करें कि सुबह और शाम देखें कि आया किसी जगह से कोई सेम तो नहीं आ रही, किसी जगह से कोई पानी टिपक तो नहीं रहा, या किसी जगह से वो पानी की तरह ऐसे दारी सी तो नहीं बनी हुई दीवार के साथ। तो उसके बाद उसकी आप पेमेंट जब वो देखें 100% उसका काम क्लियर है, किसी जगह से सेम लीकेज वगैरह नहीं है, तो टैंकी, ऊपर टैंकी से लेकर नीचे फर्श तक हर चीज़ चेक करें, PVC और जितनी भी अंडरग्राउंड फिटिंग है हर चीज़ तसल्ली से चेक करके उसके बाद उसकी फिर आप पेमेंट कर दें। तो अभी हम प्लम्बर के वर्क के बारे में करते हैं कि किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये तो मेन इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको करा दिया प्लम्बर के बारे में। तो जब भी मटेरियल लें आप कोशिश करें अच्छी क्वालिटी का लें और ख़ुद लें, ठीक है। आमतौर से जो हमेशा नहीं लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो प्लम्बर आप लाएंगे उसकी कोशिश यही होती है कि जिस दुकान पे वो बैठता है या जिस दुकान से आपने लाया है या जिस दुकान वाले के साथ उसकी दुआ सलाम ज़्यादा है वो उसका माल सेल करवाने की कोशिश करता है। तो ये प्लम्बर से पहले तय कर लें एग्रीमेंट में कि भाई माल हम अपनी मर्ज़ी से लेंगे, वैसे उससे राय ले लें कहाँ से लें, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी करें, घूमें फिरें मार्केट में, देखें जहाँ से मुनासिब कीमत में माल मिलता है, अच्छा माल मिलता है, वहाँ से लें। माल ख़रीदने का भी तरीक़ाकार एक ख़ास है कि आप उससे तमाम माल लिखवा लें, जितनी चीज़ें हैं, ठीक है, जितने पाइप हैं, जितनी एल्बो हैं, साकट हैं, यूनियन हैं, बेंड हैं, लेंथें हैं, जितनी भी, वो तमाम सारी लिखवा लें उससे, और एक पेपर पर वो तमाम चीज़ें जिस तरह उसने बताई हैं उस तरह लिख लें और 2, 3, 4 कापियाँ उसकी बना लें,
ठीक है। उसके बाद वो दुकानदार के पास ले जाएं और एक कापी एक दुकानदार के पास, दूसरी कापी दूसरे दुकानदार के पास, तमाम से कहें हमें ये चीज़ चाहिए और साथ कंपनी भी लिख दो कौन सी कंपनी का माल है और हमें कोटेशन दे दो। तो 3-4 जगह से कोटेशन ले लें, जहाँ से आपको सामने हर चीज़ आपके आ जाएगी। कंपनी का माल भी लिखा हुआ होगा, ये फ़लाँ कंपनी का है, मास्टर का है, मास्टर फिट का है, जिसका भी होगा, ठीक है, आदम जी का है। तो जो जिस कंपनी का माल होगा वो आपको पता होगा कि फ़लाँ दुकानदार ने हमें इस कंपनी के कोई कोटेशन ये दी है। तो जो आपको मुनासिब दुकानदार लगे और जिसकी प्राइस मुनासिब हो, बसीयत इंसान ठीक हो, आप उससे माल ले लें। काम के दौरान में आप इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि जब प्लम्बर काम कर रहा है तो उसके काम पे नज़र रखें कि वो जो इंटरनल फिटिंग कर रहा है, जो जरियाँ वगैरह मार रहा है, जहाँ से पाइप वो अंडरग्राउंड कर रहा है, पीपीआर के हों या पीवीसी के हों, वो आया क्या अपनी जगह पे हैं, अपनी मुनासिब जगह पे हैं, सही जगह पे हैं, या उनमें कोई फ़र्क है। अगर वो मुनासिब जगह पे हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर किसी जगह से आप देखते हैं कि उसने फिटिंग जरी सही नहीं मारी हुई, इस जगह टूटी को इस जगह लगाना चाहिए था, उसने उस जगह लगाई है, उसको कहें कि यहाँ से जरी मार के फ़लाँ जगह पर टूटी लगाओ, ठीक है, ताकि वो उस वक़्त काम हो सकता है। जब प्लस्तर हो जाएगा तो फिर वो दोबारा उखेड़ना और उसको दोबारा जरियाँ मारना, ये वो आपके बिल्डिंग के लिए इतना अच्छा मुनासिब नहीं। कुछ प्लम्बर हजरात काम करते हुए जो है ना, बाज़ दफ़ा उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं जो कि बाद में मालकान के लिए बहुत बड़े मसले मसाइल पैदा कर देती हैं। मसलन वो जब फिटिंग कर रहे होते हैं, आपकी जैसे टूटियाँ वगैरह लगा रहे हैं, तो वो तेज़ी के साथ यूँ फटाफट किया और उनको आगे दूसरे कामों से फ़ोन आ रहे होते हैं कि जी फटाफट हमारे काम पे आए, ये हमारा मसला है, फ़ौरन करें ये वो। तो वो जल्दी जल्दी में जो है ना आपका काम करेंगे और हो सकता है उसमें किसी एक टूटी में, 2 में, 4 में या सारों में ही उसमें टिफलन टेप या धागा वगैरह ना लगाएं। वो भी आपकी बिल्डिंग के लिए और आपके घर के लिए नहायत ही ख़तरनाक है कि वो काम करके चला जाएगा और अगर आपने उसको चेक ना किया, पानी उसमें ना छोड़ा, तो वो वहाँ से लीकेज वगैरह चेक ना की, तो क्योंकि एक दफ़ा वो पैसे लेके निकल गया तो उसने दोबारा फिर काबू नहीं आना। तो फिर जो है ना वो या तो आप दोबारा आपको पैसे लगाने पड़ेंगे और उससे पहले आप अच्छा खासा अपना नुकसान करवा चुके होंगे। रंग जगह जगह से आपका रंग ख़राब हो जाएगा, लीकेज इस कदर ज़्यादा होती है। अगर धागा या टिफिन टेप उसमें टूटियों के अंदर या वाल जो हैं उनके अंदर ना लगाई जाए तो पूरा घर जो है ना वो बेकार हो जाता है। इवन के फ़र्शों के अंदर पानी जाना शुरू हो जाता है, फ़र्श भी गीले हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आपने ख़ास ध्यान रखना है। और दूसरा, कई दफ़ा वो कोई ऐसा जो है ना टाइट करते हुए उनसे ज़्यादा टाइट हो जाता है तो वो फट जाती है चीज़, मसलन एल्बो या सॉकेट या कोई निप्पल चीज़ फट गई तो बस वो धक्के के साथ ही उसको चला देते हैं कि ठीक है यार बस कौन सा किसी को नज़र आना है, बस ठीक है वक्ती मोटा मोटा काम करो और निकलो। तो अगर जिस तरह मैंने अभी आपको पहले बताया कि काम को जब वो कर चुके, आपने पूरे घर का उसको काम दिया हुआ है, कहीं हज़ार कहीं लाख रुपए आप उसको, लाख 1.5 लाख रुपए आप उसको देंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी तसल्ली करें, उसके कुछ पैसे अपने पास रखें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसकी जो है ना 3 दिन के बाद उसको पेमेंट करें, वो भी चेक करके। तो ये अभी आपको मैं बता रहा हूँ तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये काम किस कदर ज़रूरी है चेक करना, कि अगर चेक नहीं करेंगे तो बाद में जो है ना आपके लिए बड़े मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। एक चीज़ जो आपने ध्यान रखना है कि जब आपका प्लम्बर आपकी इंटरनल फिटिंग सारी मुकम्मल कर ले, जरियाँ मार के सारे पीपीआर या जीआई के पाइप डाल देता है, तो जो है ना आपने इसको ये देखना है कि जो पीपीआर का पाइप है वो आपने अंडरग्राउंड करवाना है और जीआई का जितना पाइप है वो आपने ओपन रखवाना है, ठीक है। क्योंकि जीआई का पाइप अगर अंडरग्राउंड होगा तो किसी जगह से भी सेम आती है तो वो गलना शुरू हो जाता है और 10-15 साल के बाद जो है ना वो बिल्कुल गल सड़ जाता है। फिर दोबारा से पूरे घर में सेम और एक ना सेम का ख़त्म होने वाला सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अच्छी खासी सेम जो है ना वो जा चुकी होती है इसके अंदर, ईंटों वगैरह के अंदर, तो जो कि खुश्क होने में बड़ा टाइम लेती है। जब वो इंटरनल फिटिंग कर ले तो तमाम जितने भी आपकी साकटें और जो ओपन जगह हैं, निप्पल है तो उस एल्बो वगैरह है तो उन सब को प्लग करवाना है। प्लग करवा के उसके बाद आपने उसको जो पानी वाले पाइप हैं वहाँ पे आपने सर्फ वाला पानी डलवा कर उससे, तो उनके पास एक पंप होता है प्रेशर पंप, वो उसके साथ गेज लगी होती है और उसमें वो हवा भरते हैं। तमाम साइडों से जहाँ से भी प्लग हो सकते होंगे वो वहाँ पे प्लग करेगा जहाँ से हवा बाहर निकलने वाली जगह होती है।
तो उन जगहों से प्लग करके पंप के साथ उनको प्रेशर देगा, और जहाँ से भी लीकेज होगी तो वो जो प्रेशर पंप है उसकी जो सुई है वो एक जगह पे ठहरती नहीं है, वो फ़ौरन जो है ना नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को आपने पास खड़े होकर तसल्ली के साथ सारा उसको एक जगह पे वो एक लाइन में लगाता है, तो उसको तकरीबन आपने 3 से 4 5 मिनट तक उसको लगा रहने दें। अगर सुई एक ही जगह पर खड़ी है, इसका मतलब है किसी जगह से वो लीकेज नहीं हो रही, तो फिर आप उसको बोलेंगे ये प्रेशर जो है ख़त्म कर दो और दूसरी लाइन में लगा दो। तो लाइनों के अंदर, पानी वाली लाइनों के अंदर आपने सर्फ वाला पानी भरना है और उसको खुद पास खड़े होकर 100% क्लियर करवाना है कि किसी किस्म की अभी इसके अंदर लीकेज नहीं थी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है इसको। और आम तौर से ना प्लम्बर हजरात इस चीज़ से इजनाब करते हैं। ज़्यादातर को मसला ये होता है कि उनके पास वो गेज जो होता है ना वो नहीं होता इसमें, क्योंकि सुई के नक्के के बराबर, सुई के नक्के के बराबर भी अगर किसी जगह से मामूली सी लीकेज भी होगी ना तो वो छुप नहीं सकती। गेज बिल्कुल लिहाज नहीं करता, वो फ़ौरन यूँ इस तरह रिवर्स होना यूँ शुरू हो जाएगा। तो आपको 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद देखेंगे तो वो सुई अगर 5 बार पे है तो वो, या 6 बार पे है, तो वो वापस यूँ इस तरह हल्का 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 इस तरह आगे रिवर्स होना और ज़ीरो पे आ जाएगी। तो अगर वो एक जगह पे ठहर नहीं रही तो इसका मतलब है किसी जगह से लीकेज है। वो आपका काम बनता है कि आप खुद पास खड़े हों और उससे कहें कि अब ये तमाम जगहों पे सर्फ वाला पानी जहाँ पे डलता है ना तो वहाँ से वो बुलबुले बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आवाज़ भी देनी शुरू हो जाती है, साँ साँ की आवाज़ आएगी अगर किसी जगह से लीकेज होगी तो। और साथ में बुलबुले भी निकल रहे होते हैं, उनको फ़ौरन पता चल जाता है कि ये वाली जो एल्बो या सॉकेट है या जो जॉइंट जो है ये सही नहीं लगा, या तो वो वहाँ से काट कर उस जगह को दोबारा वहाँ पर नई वो इंस्टॉल करेंगे सॉकेट, या वो जोड़ जो है अगर सही नहीं लगा तो वो दोबारा जोड़ नया लगा देंगे। तो ये बहुत ही आम पॉइंट है, इसको आपने किसी सूरत भी इग्नोर नहीं करना। और प्लम्बर हजरात कहते हैं छोड़ें जी, हम बस टंकी लगाएंगे ऊपर, उसमें पानी भर देंगे तो आपको एक दिन में क्लियर हो जाएगा। उससे नहीं पता चलता सही, ठीक है ना। और ये जो चीज़ है गेज, हर प्लम्बर के पास अगर वो औजार अपने रख सकता है, रेंच, ठीक है, रेंज रख सकता है, कटर रख सकता है, हीटर रख सकता है, तो गेज रखते हुए उसे क्या परेशानी है। तो आप उससे डिमांड करें और ये एग्रीमेंट में चीज़ शामिल कर लें कि आप हर चीज़ हमें तमाम लाइनें, गैस की भी और पानी की भी, आप हमें दोनों लाइनें जो है वो प्रेशर के थ्रू चेक करके देंगे कि किसी किस्म की इसके अंदर काम करने के दौरान लीकेज नहीं है। और ये काम आपने प्लस्तर से पहले करना है। जब वो इंटरनल फिटिंग मुकम्मल करके आपको दे देगा कि ठीक है जी अभी आप प्लस्तर के लिए रेडी है आपका काम, तो उससे पहले आपने इसको अच्छे तरीके से चेक करना है कि आया हमारी जो फिटिंग है वो किसी जगह से लीक वगैरह तो नहीं है, ठीक है, कोई जोड़ लीक ना हो, कोई सॉकेट, कोई बैंड, किसी जगह से भी कोई एल्बो वगैरह कोई लीक ना हो, हर जगह प्लग हुई हो और प्लग प्रॉपर प्लग हुए हो, किसी जगह से कोई चीज़ लीक ना हो। अभी बात कर लेते हैं पीवीसी के जो पाइप हैं, जो आपके ड्रेन के पाइप हैं, उनके बारे में कि ये भी प्लम्बर ही सारी उसकी ज़िम्मे होता है। तो उसने पीवीसी के जो पाइप फिट करने हैं तो आपने जो आपका पी ट्रैप वो लगाएगा वो आपने कोशिश करना है, या मैन होल होगा वो कोशिश यही करें कि फर्श से टोटल 5 इंच 6 इंच, इससे ज़्यादा बिल्कुल वो गहरा ना हो। कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो 1 फुट गहरा कर देते हैं, 2 फुट गहरा, 1.5 फुट गहरा, तो उसमें क्या होता है कि सफाई में बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। गहरी जगह पे आप सरिया या तार नहीं मार सकते अगर वो ब्लॉकेज आ जाती है, तो फिर आपको बड़ा प्रॉब्लम बनेगा। जितना ये फर्श से इस तरह ऊंचा रहेगा, फर्श के करीब रहेगा, जितना वो आपने तैयार फर्श से फ़र्क करें, ये 4 इंच है या 5 इंच या 6 इंच करीब है, इसकी सफाई आसान है। इसमें तार मारनी हो, सरिया मारना हो तो आसानी के साथ चला जाएगा। लेकिन अगर इतना गहरा हो तो इसके अंदर सरिया इस तरह जाएगा, फिर यूँ इस तरह नहीं जाता, ठीक है, वो बेंड नहीं होता। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि पीवीसी में जो आपके पाइप हैं वो फर्श से तकरीबन 5 से 6 इंच मैक्सिमम हों, डीप हों, इससे ज़्यादा वो गहरे ना हों। और पीवीसी की फिटिंग के दौरान आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो सलोशन लगाया जाता है वो अच्छी क्वालिटी का सलोशन हो, अच्छे तरीके से लगा हुआ हो। और अगर बिलफर्ज ये एक बेंड है और ये एक वो है पाइप है, तो इस बेंड के अंदर वाली साइड पे भी सलोशन लगाना है और इस पाइप के बाहर वाली साइड पे भी सलोशन लगाना है, ताकि ये दोनों जब आपस में मिलें तो ये जब आप इधर सलोशन लगाएंगे और इधर लगाएंगे तो वो प्लास्टर को हल्का सा पिघलाना शुरू कर देता है, मामूली। तो वो जब आप इस अंदर डाल के उसको सही प्रॉपर दबाएं, प्लम्बर दबाता है, फिट करता है, तो वो
पिघल कर अगर सोल्यूशन अच्छा होगा, सोल्यूशन अच्छा कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ जो मेरे तजर्बे से गुजरा है और जो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, वो इकोफिट का सोल्यूशन है। थोड़ा सा ना आम जो मास्टर के और इस तरह मिलते हैं उनके मुकाबले में उसका कलर थोड़ा सा हल्का सा येलो होता है और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। इसका जो जॉइंट है एक दफ़ा अच्छे तरीके से प्लम्बर लगा दे तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो दोबारा कोई बंदा उसको खोल सके। तो अगर खोलने की कोशिश करेगा तो पाइप टूट जाएगा, वो बेंड टूट जाएगा, वो सॉकेट टूट जाएगी, तो वो उस तरीके से टूट के तो अलग हो जाए तो अलग बात है, वरना वो दोबारा ठोकरें मार कर और उसको ठकोर कर दोबारा मरोड़ मराड़ कर इस तरह खोलना इतना आसान नहीं है। तो इकोफिट का सलूशन आप इस्तेमाल करें और ये कोशिश करें कि अच्छे तरीके से हर जोड़ पर दोनों तरफ पाइप पे भी और जो उसका बैंड या सॉकेट है उसके अंदर भी अच्छे तरीके से लगाए और फिर उनको आपस में चढ़ाए ताकि वो अच्छी ग्रिप कर लें, उसके अंदर किसी किस्म की कोई लीकेज का कोई चांस ना रहे। मकान के अंदर प्लम्बर के काम के अंदर लीकेज बहुत बहुत ही अहम पॉइंट है, तो इस पर आप लोगों ने खुसूसी ध्यान करना है और किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ आप लोगों ने नहीं करना। मेन होल आपने जो रखवाने हैं वो सारे आरसीसी होने चाहिए और 1:4 का जो मसाले की रेशो है उससे आपने तैयार करवाने हैं। 1:4 के जो मेन होल हैं वो सिलेंडर का माल है जितना मजबूत इसी तरह, ताकि क्योंकि एक दफ़ा मेन होल आपके बन गए हैं उसके बाद फिर किसने उखेड़ने हैं किसने बनाने हैं। अगर बाद दफ़ा ना वो ईंटों का बना देते हैं कि ईंटें लगाई, नीचे थोड़ा सा माल कच्चा सा डाल के नीचे 2 ईंटें रखी, ऊपर मसाला डाल दिया, साइडें ईंटें लगा दी, प्लस्तर करके ओके करके दे देते हैं। लेकिन ये 6 महीने साल गुजरेगा तो ये इसकी जो मुद्दत है वो ख़त्म हो जाएगी। इसने आखिर सीमेंट के अंदर खड़खड़ाहट आ जाएगी, ईंटें अपनी जगह छोड़ देंगी और यही जो लीकेज है ये मेन होल के अंदर जाएगी और वहीं से तमाम घर के अंदर जाएगी, दीवारों के अंदर जाएगी और ऐन मुमकिन है कि वो उस जगह की ज़मीन को बिठाना शुरू कर दे, वहाँ का जो आपका डीपीसी है जो एरा है उसको बिठाना शुरू कर दे। तो बंदे तो ये कहेंगे हमने काम बड़ा अच्छा करवाया था जी, हमने डीपीसी प्रॉपर डाली है, नीचे कच्चे करवाए, फिर सरिया डाला, ये किया वो करा, लेकिन क्योंकि नीचे मट्टी जो है बैठती जा रही है लीकेज की वजह से, सिर्फ एक आपकी गलती की वजह से कि आपने जो मेन होल हैं वो आरसीसी नहीं करवाए। तो आरसीसी होंगे तो इंशाल्लाह लीकेज किसी सूरत भी वो मकान के बुनियादों के अंदर नहीं जाएगी, वो सीधा पानी डायरेक्ट ड्रेन के थ्रू जो है ना चल के वो आपके पाइपों के ज़रिए सीधा मेन जो आपकी रोड पे या गली में सीवरेज है वहाँ पे चला जाएगा। और एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पानी का जो पाइप का लेवल है ना, वो अगर पानी इधर से इधर जा रहा है तो उसका लेवल आपने लाजमी चेक करवाना है कि वो उसने ठीक रखा हुआ हो। एक तो उस दौरान उसको अगर आप पास खड़े होकर काम करवा रहे हैं तो उसका लेवल खुद रख के देख लें या वो उससे कहेंगे आपको चेक कराए। तो दूसरा तरीका यह है कि आप एक साइड से जिस साइड से पानी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मसलन किसी वाशरूम से या लॉन्ड्री से, तो आप वहाँ से उसको पानी फेंकें, एक बाल्टी गिराएं और फिर बाहर आकर सीवरेज वाली जगह चेक करें कि वहाँ से पानी वो बाहर प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पानी की जो लाइन है उसका लेवल में होना बेहद ज़रूरी है। पीवीसी के पाइप का जो साइज़ है वो आप कोशिश करें कि 3-4 इंच से कम ना हो, अगर बहुत नीचे जाते हैं तो 3 इंच तक रखें, इससे कोशिश करें कि नीचे ना जाएं। अलबत्ता फर्स्ट फ्लोर पे आपको मजबूरी है, आपको किसी जगह जो है ना वो करना पड़ेगा, थोड़े छोटे पाइप भी शायद रखने पड़ जाएं, लेकिन ग्राउंड पे आपके पास क्योंकि जगह की होती है वहाँ पे आप इस पे 3 इंच या 4 इंच तक रख सकते हैं। आप इसको कोशिश करें कि 3 या 4 इंच तक आप इसको रखिए, इसका साइज़ छोटा ना करें, क्योंकि अभी वक्ती तौर पर थोड़ा सा ख़र्चा कम नज़र आता है कि ये लेंथ 100, 200, 300 रुपये सस्ती है, लेकिन बाद में जब सफाई का मसला बनता है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बार बार जितनी छोटी लेंथ होगी, जितनी उसकी मोटाई कम होगी, मतलब 2 इंच होगी, 1.5 इंच होगी, तो वो बार बार बंद होगी। तो इसलिए 3 से 4 इंच कोशिश करें और जो मेन है वो कोशिश करें कि वो जो मेन लाइन है वो 5 या 6 इंच की रखिए, इससे ज़्यादा कम ना करें। और एक चीज़ और आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब आपका प्लम्बर काम कर ले, पीवीसी के पाइप वगैरह सारे सोल्यूशन वगैरह लगा कर उनको लेवलिंग कर ले, तो उसके बाद आपने उससे सारे जितने भी पाइप हैं उन तमाम को कंक्रीट करवाना है। कंक्रीट भी इस तरीके से कराना है कि ये पाइप है, इस तरह ऊपर से माल डालेंगे, नीचे भी इधर सारा माल चढ़े, ठीक है, उसकी पूरा कोटिंग हो जाए आपकी कंक्रीट के माल से। और कंक्रीट का जो माल है इसकी रेशो भी आपने रखनी है रेत बजरी सीमेंट की 1:4, 1 सीमेंट, ठीक है, 2 रेत और 4 बजरी, ये आपने इसकी रेशो रखनी है। तो इससे ये होगा कि आपके जो प्लास्टिक का पाइप है
वो आने वाले वक्त में अगर आप किसी जगह तार मारते हैं या सरिया मारते हैं, उसके ज़ख्मी होने का चांस होता है कि वो उसमें सुराख ना हो जाए। तो जब इसकी कोटिंग हुई होगी पूरे बैंड्स की और इन तमाम चीज़ों की, अगर किसी जगह से लीक हो भी जाता है तो जो आपकी RCC ये सारी आपने करवाया है, उसको ऊपर कोटिंग करवाई है, तो माल डलवाया है, उसकी वजह से प्रॉपर उसको एक कवर मिल जाएगा, जिसकी वजह से अगर पाइप सरिया मारने की वजह से किसी टाइम 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद पाइप वो लीक हो जाता है, आपने कंक्रीट करवाई हुई है, उसकी इतनी मजबूती होगी कि वो पानी को बाहर नहीं जाने देंगे और सीधा पानी जो है ना आपका लीकेज नहीं करेगा, किसी जगह से लीक नहीं होगा, ना कोई आपके दीवार में सेम आएगी, ना किसी वॉशरूम में आएगी, ना किचन में आएगी। कुछ घरों के अंदर जो है ना साइड पर जगह छोड़ दी जाती है, जो बड़े घर होते हैं मसलन 7 मरले, 8 मरले, 10 मरले है, तो उसमें साइड पर एक गैलरी सी दे दी जाती है। तो जो आपका PVC के जो पाइप हैं, जो वॉशरूम के पाइप हैं, किचन के पाइप हैं, वो उस गैलरी में से बाहर निकाल कर स्ट्रेट ऐसे सीधे बाहर निकाले जाते हैं। तो उनमें यह है कि 10-10 फुट के फासले पर आप कोशिश करें कि मैन होल दे दें, ताकि सफाई में अगर किसी टाइम को तार या सरिया मारना पड़े तो मैन होल करीब होंगे तो आसानी के साथ आप सफाई कर लेंगे। तो अगर 10 फुट पे नहीं करते तो 12-15 पे कर लें, लेकिन कोशिश करें कि मैन होल इतने रखें कि सफाई अगर करनी पड़ती है तो आसानी के साथ वो जो है ना सफाई हो जाए। और मैन होल को दीवार के बिल्कुल करीब रखें ताकि उसके ऊपर पाँव शाँव आने के सेंटर में, गैलरी के सेंटर में ना करें, उसको दीवार के साथ रखें ताकि गैलरी के अंदर जाते आते वक्त उन मैन होल्स पे जो है ना आपका पाँव ना आए। और इसके अलावा आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, बाज़ घर होते हैं ऐसे कि वो मसलन 5 मरले का घर है, उसमें साइड पे आप नहीं देते, गैलरी वगैरह नहीं है, तो उसमें क्या किया जाता है कि जो आपकी सेंटर की लॉन्ड्री है वो सीधा वहाँ से पाइप स्ट्रेट खींच कर सीधा जो है ना टीवी लाउंज, और टीवी लाउंज से होता हुआ, बेड से होता हुआ टीवी लाउंज से होता हुआ आप ले आते हैं उसको कारपोर्च में, और वहाँ से आप सीवरेज के अंदर डाल देते हैं। तो इस सूरत में आपसे गुजारिश ये है कि आप एक गुम मैन होल बना लें। गुम मैन होल से आपको ये फ़ायदा होगा कि आने वाले वक्त में अगर आपको किसी टाइम भी लीकेज हो जाती है तो पूरी लाइनें उखाड़ने के बजाय वो सिर्फ एक टाइल या एक मार्बल का पीस आप उखेड़ेंगे तो आपको वहाँ से सफाई करनी आसान होगी। बिलफर्ज 50 फुट का है आपका प्लाट, तो 1 या 2 जगह ऐसी रख लें, वैसे एक जगह भी काफ़ी है कि जहाँ से सरिया आसानी के साथ मारा जा सके या लंबी तार मारी जा सके और वहाँ से वो लीकेज वगैरह खुल जाए। तो मैन होल बनाने के लिए आपने 2 चीज़ों का खास ख्याल रखना है। एक तो आपने जब ऊपर टाइल लगाएंगे तो उस टाइल के ऊपर उसके साइड पे या ऊपर कोई ग्राइंडर के साथ कट या कोई इस तरह का पक्का सा निशान लगा दें कि वो फिर मिट ना सके, ताकि पता हो कि यहाँ पे हमने मैन होल बनाया हुआ है। और दूसरा ये काम आपने करना है कि उसके नीचे एक प्रॉपर मैन होल बना देना है। इस चीज़ पे नहीं रखना आपने कि मैं बाद में जब टाइल उखेड़ूंगा तो इस जगह से मैं जो है ना बनाऊंगा और फिर ऊपर दोबारा टाइल लगा दूंगा। ये थोड़ा जो है ना तकलीफदेह काम बाद के लिए होगा, क्योंकि अभी काम हो रहा है, अभी काम करना कुछ मुश्किल नहीं है। उस जगह से पाइप को कट करें, वहाँ पे RCC करें उस जगह को, मैन होल को, और प्रॉपर एक जो स्टील का फुट बाई फुट का एक होता है, या फुट भी ना रखें, 9 बाई 9 इंची का कर लें, 9 बाई 9 इंची का एक ढक्कन लेकर चौरस, वो उस जगह पर उसका फ्रेम फिट करें, रिंग जो होता है, और उसके ऊपर ढक्कन रखें और उसके ऊपर वो उसको ढक्कन को थोड़ा सा फर्श टाइल के लेवल से जो है ना आपने आधा इंच 1 इंच नीचे रखना है, तो ताकि मार्बल या टाइल जो आपकी आसानी से उस जगह लग जाए। और अगर आप बिलफर्ज वहाँ पे 2 बाई 2 की टाइल लगी हुई है या फुट बाई फुट का मार्बल है, फुट बाई 2 का पीस है मार्बल का, तो उसके कोने पे या किसी सेंटर में किसी जगह ग्राइंडर मार के उसके ऊपर फिर फिलिंग दे दें, ताकि वो बाकी जो उसकी दर्जे हैं उनके साथ उसकी फिलिंग बराबर लेवल में आ जाए। तो ये आपके लिए बड़ी ख़ास बात है। अगर ऐसा घर है जिसमें आप साइड पे नहीं दे सकते, जिसमें साइड में गैलरी नहीं है, तो आप किस तरीके से वहाँ पे मैन होल देंगे? ये मैन होल आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत आसानियाँ करेगा। और अगर आपने ये मैन होल ना दिया तो बाद में जो भी बंदा वहाँ पे रहेगा उसके लिए बड़ी परेशानी बन जाएगी। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि जितनी भी मैंने बातें बताई हैं इन पॉइंट्स को सुने, इनको समझें, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती बेशक कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे उसके बारे में पूछ भी सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का भी जवाब देता रहूँगा, जो मैं कमेंट्स देखूँगा इंशाल्लाह आपको मैं उनका रिप्लाई दूँगा। तो अब ये थी अभी तक की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये मैंने बड़ी तफसीली वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, ताकि आपको कोई प्लम्बरिंग से मुतल्लिका कोई काम मैंने कोशिश की है कि ना रह जाए, लेकिन फिर भी बाज़ दफ़ा 100% कोई भी जो है ना बंदा आपको एक ही वीडियो के अंदर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इस मेरी वीडियो को लाइक कर दें,
और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती आराय से हमें आगाह करते रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को प्रेस कर दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। आसम नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।